हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी और ये क्लास 10th है, पॉलिटिकल साइंस। तो इसका पहला चैप्टर है। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी सत्ता में सबकी साझेदारी कैसी है, तो ये उस बारे में है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कहा गया इसमें। तो जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से। इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से लगभग आधी है। तो इस छोटे से देश के समाज की जातीय जो बनावट है, यहाँ बनावट लिखा है, बहुत जटिल है। देश की कुल जो आबादी है वो 59% का हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है, यानी इस देश की जो कुल आबादी है उसका 59% जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। ठीक है। उसके बाद है बाकी का जो 40% है वहाँ के जो लोग हैं वो है बोलोनिया के क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, यानी 2 भाषा के लोग हैं यहाँ पे जो कि डच और फ्रेंच बोलते हैं। शेष जो 1% हैं वो लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स है के 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% कौन है, डच भाषी है। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं, समृद्ध हैं। कौन, फ्रेंच। ठीक है, किससे, डचों से, क्योंकि डच कितने हैं तो वो है 20% है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी जो लोग हैं वो स्थिति से नाराजगी उन्होंने जताई। इसके चलते 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। तनाव की जो टाइम है वो है 1950 से 60 के बीच में। दोनों भाषाई जो लोग थे उन दोनों के बीच में अब तनाव शुरू होने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा जो रूप है वो ब्रुसेल्स में दिखा, जो कि उसकी राजधानी थी। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में बहुत कमज़ोर थे और अल्पमत थे, मतलब कम थे। आइए स्थिति की तुलना एक और देश से करें जो कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। एक द्वीप है, वो द्वीपीय देश कहलाएगा, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख जो है वो सिंहलियों का है। तो इनकी जो आबादी है वो तकरीबन 74% है। और फिर तमिल का नंबर, यानी सबसे पहले कौन है तो वह है सिंहली है, उसके बाद तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18% है। तो तमिल में भी 2 समूह है, वो है श्रीलंकाई समूह, श्रीलंकाई जो समूह के तमिल है वो, और एक जो हिंदुस्तानी तमिल है जो कि औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान। जब उपनिवेश था भारत, उस वक्त का जो शासनकाल था, तो उस वक्त श्रीलंका में जो भी हिंदुस्तानी तमिल आए तो ये उनकी संतान, यानी 2 भागों में बांटा गया है वहाँ के तमिल को। उसके बाद है मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी, यानी अगर श्रीलंका का मैप देखें तो उसमें क्या पता चलता है कि जो तमिल है वो क्या है, वो उत्तर और पूर्वी प्रांतों में उनकी आबादी है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध होते हैं वहाँ, और जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ वहाँ पे मुसलमान हैं। फिर श्रीलंका की जो आबादी है उसमें ईसाई जो लोग हैं उनका जो हिस्सा है वो 7% है, और वे सिंहली तमिल दोनों भाषाएं बोलते, कौन, ईसाई लोग वहाँ के। और इसके बाद है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक
वाद के बारे में दिया गया। बहुसंख्यक, बहु का मतलब ज़्यादा और जो संख्यावाद हुआ। सन 1948 यानी अपने जो देश की जो आज़ादी है उसके ठीक 1 साल बाद में है कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र, यानी हम लोग से 1 साल बाद ही वो स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुत संख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, जो कि ये समुदाय था सिंहली समुदाय, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है यानी 80% है। तो वो लोग क्या किए, आज़ादी जब स्वतंत्र वो राष्ट्र बन गया श्रीलंका, तो उन्होंने अपने शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा और इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय था उसकी प्रभुत्ता कायम करने के लिए बहुसंख्यक परसस्ती के तहत, मतलब जो भी ज़्यादा संख्या के थे समुदाय, उनके लिए कई तरह के कदम उठाए गए। फिर है 1956 यानी 1956 में एक कानून बना जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, यानी तमिल को साइड में रखकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका में रह रहे थे तमिल, उन लोगों के जो मन में बहुत नाराजगी हुई और बेगानापन, जैसा कि हमें शासन में अपना हिस्सा नहीं मिला, उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी गई, उन्हें हमेशा दरकिनार करके यानी साइड में करके रखा गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों ने, यानी जो बौद्ध धर्म में अपनाए सिंहली थे, उनके नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। मतलब कि जो भी सिंहली समुदाय था वो कभी भी इस अल्पसंख्यक समुदाय पर कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से उन लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न हुई। फिर है यहाँ पे देखिए ये श्रीलंका का मैप दिया गया जिसमें सिंहली जो है वो ये सब सारे सिंहली हैं। ठीक है, ये जितना भी ये कलर दिख रहा है आपको ये सिंहली है। उसके बाद श्रीलंकाई तमिल, क्योंकि तमिल वहाँ के तमिल को 2 भाग में बांटा गया था, क्या क्या, श्रीलंकाई तमिल और भारतवंशी तमिल। तो श्रीलंकाई तमिल है जो वो है रेड कलर में, यानी इस तरह इस साइड में जितने भी हैं वो श्रीलंकाई तमिल है और बीच में जहाँ है ये सब है भारतवंशी तमिल, जो कि औपनिवेशिक शासन काल में श्रीलंका ले गए थे। और मुसलमान है कहीं कहीं पे, यहाँ पे मुसलमान दिखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा और बताया गया कि बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, तो इसे जान लीजिए। वैसी मान्यता अगर कोई समुदाय बहुत संख्यक, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई समुदाय जो है, कोई एक समुदाय बहुत संख्यक है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यानी बहुसंख्यकवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा या एक ऐसी मान्यता है जिसके तहत कोई भी बहुसंख्यक जो समुदाय है वो अल्पसंख्यक पर उसकी इच्छाओं की अवहेलना, उसकी ज़रूरतों को दरकिनार करके जो कर सकता है वो बहुसंख्यकवाद कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि उन्हें लगा कि किन्हें, तो वहाँ की जो तमिल है उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ जो है उन्हें समान दर्जा, समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। फिर क्या है, नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ जो है वो, मतलब नौकरियां और भी अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के जो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध था वो बिगड़ता चला गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।